नमस्कार। देवभूमि समाचार में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं कमल बेलवाल और आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। जैसा कि हम शिक्षा के बारे में बार बार बात करते रहते हैं और आज हमारे बीच साक्षात्कार देने के लिए उपस्थित हैं शिक्षाविद डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी जी। जोशी जी, आपका हमारे चैनल में पुनः एक बार स्वागत है। नमस्कार बेलवा जी। जोशी जी, आज भी हमारा प्रश्न शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि आप शिक्षा के बारे में अपनी एकदम सटीक राय रखते हैं और आप एक शोधपूर्ण भाषा, शोधपूर्ण विचारों को लेकर यहां आते हैं। उत्तराखंड में जो स्थापित इस समय अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है? परिषद परिवर्तन करने के क्या कारण हैं? क्या आपको लगता है कि जो परिषद परिवर्तन हो गया, इसमें छात्रों अभिभावकों के सामने नई नई जो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है आपसे। धन्यवाद बेलवाल जी। आपने सर्वप्रथम मैं देवभूमि समाचार चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने ऐसे गंभीर एवं ऐसे महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पे मुझे अपने स्टूडियो में यहाँ पे बुला कर करके साक्षात्कार हेतु कुछ प्रश्न करने का अवसर प्रदान किया और उनका सवाल देने का मुझे अवसर दिलाया आपके द्वारा। सर्वप्रथम जो आपका प्रश्न है बहुत ही समसामयिक है, बहुत सारगर्भित है। सबसे पहले आपने बोला कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रासंगिकता क्या है, क्यों स्थापित हुए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से, हमारी जो राजकीय इंटर कॉलेजेस थे, उन्हीं राजकीय इंटर कॉलेजेस का नाम परिवर्तित हुआ है अटल उत्कृष्ट नाम से, और जो सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत संयुक्त हो गए हैं, अर्थात उनका परिषद बोर्ड बदल दिया गया है। तो पिछले 2 साल व्यतीत होने से पहले, अर्थात 2 वर्ष पूर्व, जब इनको अटल उत्कृष्ट की संज्ञा दी गई, नाम दिया गया, तो उस समय हमारे जनमानस में ये लग रहा था कि शायद इन विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति बहुत बढ़ेगी और गुणात्मक सुधार नजर आएंगे। लेकिन वर्तमान में शिक्षा जगत से संबंधित होने के कारण और उनकी शिक्षा से संबंधित खबरों से हर समय इत्तेफाक रखने के कारण ये निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष में हम पहुंच रहे हैं कि वर्तमान में बहुत प्रकार की चुनौतियां हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में होगी। सबसे पहले आपने प्रासंगिकता की जो बात बोली, तो हमारा उत्तराखंड जो परिषद था, उत्तराखंड जो बोर्ड था, वह अपने आप में सर्व गुण संपन्न कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और सब कुछ था। उसकी डिग्री की मान्यता कहें और उसकी जो गुणवत्ता है, हर प्रकार से अच्छी थी। लेकिन ऐसा बीच में पता नहीं क्या इस प्रकार का विचार आया, हम उसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो देख रहे हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की जो संज्ञा दी गई, उनमें कहीं न कहीं शैक्षणिक ह्रास भी होने लगा है। जी, वो कैसे ह्रास? ह्रास मैं बताऊं कि एक तो परिषद परिवर्तित हो गया, उसकी नियमावली, उसके जो बच्चों के पंजीकरण से संबंधित जो नियम है, उसके परीक्षा शुल्क से संबंधित जो नियम है, और उसका जो प्रवृत्ति होती है, स्ट्रक्चर होता है, प्रकृति होती है परीक्षा की, वो थोड़ा भिन्न होती है। तो इससे विद्यालय वही विद्यालय है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संसाधन है, वही शिक्षक है, और कहीं शिक्षक हैं भी नहीं, कहीं पे अतिथि शिक्षक है हमारे, और अधिकतर विद्यालयों में प्रधानाचार्य तो है ही नहीं। तो हमारी जो सुख साधन थी, सुख संपन्नता थी, वो पूर्ववती है। तो बिना प्रधानाचार्य के विद्यालय चल रहे हैं? जी, बिना विद्यालय प्रधानाचार्यों के लगभग अधिकांश, मैं कह सकता हूं 90-95% विद्यालय चल रहे हैं। 90-95%। अब बताइए, जो ऑनलाइन सीबीएसई में, मैं बता दूं डॉक्टर बिलवाल जी कि सीबीएसई में ऑनलाइन का कार्य भी बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे जो शिक्षक होते हैं वो ऑनलाइन कार्य में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं, तो जो पढ़ा सकते थे वो उसमें भी कहीं कहीं व्यवधान हो रहा है। और साथ में दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, हमारा उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसमें अधिकांश जो बच्चे आते हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र से, और दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, और गांव के जो लोग हैं, अभिभावक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अपने आप में सुदृढ़ नहीं होती है। और जब हम उत्तराखंड परिषद और सीबीएसई परिषद की तुलनात्मक अध्ययन करें, तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी काफी अंतर है। पंजीकरण का शुल्क अधिक है, बोर्ड परीक्षा का शुल्क अधिक है, फिर बीच बीच में भी कुछ इस प्रकार के शुल्क होते हैं। तो और साथ में सबसे बड़ी चुनौती,
अभी हमने एक दो चुनौतियों तो हमने देख लिया है। उत्तराखंड सरकार के जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय पार पा लिए हैं, पंजीकरण हो चुके हैं, बोर्ड परीक्षा शुल्क भी अभिभावक जैसे तैसे दे चुके हैं। यद्यपि उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे, अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन भी था। लेकिन अब अगली चुनौती क्या हो रही है कि जैसे उत्तराखंड परिषद का जो परिषद परीक्षा केंद्र होता है वो अपना ही विद्यालय होता है बच्चों की सुविधा के लिए, और वहां के शिक्षकों को अन्यत्र भेजा जाता है। लेकिन सीबीएसई में क्या दिक्कत हो रही है कि जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है उनमें अधिकांश अटल उत्कृष्ट विद्यालय प्राय पर्वतीय क्षेत्र के, उनमें अपने परीक्षा केंद्र बनने संभव नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पेपर्स होते हैं, जो प्रश्न पत्र होते हैं, वो विद्यालय में नहीं रखे जाते, वो किसी लॉकर्स में रखे जाते हैं बैंक में, और बैंक है नहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह, और कहीं है भी तो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उनके पास लॉकर्स नहीं है, कमरे नहीं है स्ट्रॉन्ग रूम के रूप में, और साथ में लॉकर्स की अलमीरा नहीं है। तो ये बड़ी दिक्कत है। और तो अभिभावकों को अभी से एक समस्या सामने आ रही है कि कल के दिन यदि दूर दूर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर यदि परिषद केंद्र होता है सीबीएसई का, तो फिर क्या स्थिति होगी। और मैं बताऊं, इसके बाद एक चुनौती और है, जो बच्चे अनुत्तीर्ण होते परीक्षा में अगले वर्ष उनको वही शुल्क पुनः देना है। तो जो गरीब पृष्ठभूमि के लोग हैं, निर्धन पृष्ठभूमि के लोग हैं, अधिकतर वही हैं हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ने वाले। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम पाठ्यक्रम की बात करें, शिक्षण व्यवस्था की बात करें, सब वही है जैसी थी। तो परिवर्तन क्या? वही शिक्षक, वही व्यवस्थाएं। तो ये सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने दिखाई दे रही हैं। तो अभिभावकों में एक प्रकार का रोष भी दिखाई दे रहा है कि इतना ज्यादा परीक्षा शुल्क दिया जा रहा है। जैसे किसी अभिभावक के 2-3 बच्चे, एक बच्चा हाई स्कूल में, 2 बच्चे इंटर में पढ़ रहे हैं, तो उसके सामने एकदम बीच में जब हम यहाँ पे शुल्क दिया जा रहा था अटल उत्कृष्ट विद्यालय में, तो एकदम आर्थिक बोझ पड़ा, तो बड़ा परेशान हो रहा था। और यहाँ तक कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो सीबीएसई से एफिलिएटेड हो गए, तो उसमें कहीं ना कहीं रोष व्याप्त था अभिभावकों में कि ऐसा क्यों किया गया, इसको उत्तराखंड बोर्ड से क्यों हटाया गया। इस प्रकार का कहना था अभिभावकों का। तो मैं यही कहना चाहूंगा। जोशी जी, आपका कहने का तात्पर्य यही है, भवन वही और सब कुछ वही, अध्यापक वही, लेकिन भारी भरकम फीस, और साथ में परीक्षा के समय छात्र छात्राओं को अपने केंद्र से बाहर जाने का जो खर्चा है, सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत ही सटीक, बहुत ही उचित आपने इसका उत्तर दिया महोदय। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में माध्यम के विषय में आपका क्या कहना है? क्या अंग्रेजी माध्यम से ही बेहतर अधिगम शिक्षण होता है, हिंदी से या क्षेत्रीय भाषाओं से नहीं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपके इस संबंध में क्या विचार हैं? आपसे ये जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। और जब हम वर्तमान की नई शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन करें, और हमारे जब स्वतंत्रता से पहले का हम जो शिक्षा नीतियों का अध्ययन करें, हम महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचारों को देखें, हम गोपाल कृष्ण गोखले, हम जो भी हमारे शिक्षाविद हुए उस समय के, और उसके बाद की जो हमारी शिक्षा नीतियां बनी 1964-66, 1986, और फिर 1992 में, फिर उसके बाद वर्तमान में जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई है। और यहाँ तक भारतीय संविधान विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया था, इतने बड़े विद्वान, उन्होंने भी अनुच्छेद 350 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो बच्चे की जो अध्ययन हो वो मातृभाषा में हो, अर्थात प्राथमिक शिक्षा जो दी जाए वो बच्चे को मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। तो ये स्पष्ट वर्णन है और सारी शिक्षा नीतियां ये कहती हैं। लेकिन हमारे जो लॉर्ड मैकाले करण था शिक्षा का, और जो अंग्रेजियत स्वतंत्रता के बाद भी हमारे समाज में, हमारे देश में चलती रही, उसका कारण ये रहा कि लोगों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और हमारी सरकारों को ये लगा कि शायद क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा या हिंदी भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा में अच्छा शिक्षण स्तर हो सकता है, अधिगम स्तर हो सकता है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, ये बिल्कुल ही प्रामाणिक तथ्य हैं कि बच्चा जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करता है, जो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अधिगम करता है, वो अन्य भाषा से, वैदेशिक भाषा से, या जिस भाषा के साथ उसका कोई संपर्क ही नहीं है, उस भाषा से अधिगम नहीं कर सकता, वो बेहतर। तो जब आप माध्यम की बात करते हैं,
जब अटल उत्कृष्ट की बात करते हैं तो यद्यपि सीबीएसई बोर्ड कहीं पे भी इस प्रकार की बातें नहीं करता है कि उसका माध्यम क्या हो, वो निजी स्कूलों को मान्यता देता है। तो अधिकतर लोग ये सोच लेते हैं कि सीबीएसई का मतलब अंग्रेजी माध्यम। सीबीएसई कहीं भी अपनी नीति पे यह नहीं लिखता है कि वो अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कराए। क्षेत्रीय भाषाओं में भी अध्यापन होता है, हिंदी माध्यम में भी पेपर्स आते हैं, अध्यापन होता है। तो मैं तो ये कहता हूं, जो हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग भी हैं, थोड़ा शिक्षा की समझ भी रखते हैं, बच्चा हम अपने इन जिन विद्यालयों में हमने पढ़ा था, जिन विद्यालयों को वर्तमान में हम देख रहे हैं, उन विद्यालयों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि बच्चा जो अपनी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम करता है, उसमें बहुत जल्दी वो अधिगम कर लेता है, बहुत जल्दी सीखने लग जाता है। और जब अन्य भाषा में वो अध्ययन करता है तो उसको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब भाषा की बात करें, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकारा गया है और अंग्रेजी का ज्यादा प्रयोग होता है। भाषा क्या है, भाषा समय के अनुसार आने लग जाती है। जैसे जैसे हमें माहौल मिलता है, जैसे जैसे वातावरण मिलता है, और जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे भाषा की समझ भी आने लग जाती है। हम लोगों को जब ABCD पढ़ाई जाती थी कक्षा 6ठी में, उसके बाद जब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट इत्यादि पढ़ाया जाता, तो क्या थर्ड पर्सन है, क्या सेकंड पर्सन है, क्या फर्स्ट पर्सन है, हमको कुछ भी पता नहीं, बस रटते थे, लिख देते थे। लेकिन आज हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि भाई क्या है इसका व्याकरण क्या है। तो बुद्धि के समय के अनुसार जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है, वैसे वैसे वो समझ में आने लग जाता है। तो अब बच्चे को गणित, विज्ञान, भूगोल इत्यादि पढ़ना है, तो जब उसकी अपनी अन्य भाषा में, जिस भाषा के माध्यम से वो पढ़ना चाह रहा है या सरकार आदेश कर रही है, तो उस भाषा को ही नहीं जान रहा है, तो गणित को कैसे समझ पाएगा, विज्ञान को कैसे समझ पाएगा, और कल के दिन उसकी मौलिकता, उसकी रचनात्मकता कहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा सोचता है, बच्चा जब सपना देखता है, तो अपनी मातृभाषा में देखता है, और जब वो मातृभाषा में सपना देखता है और सोचता है, उसी को अगर क्रियान्वयन करता है तो बहुत जल्दी सफल हो जाता है। हम देश के बड़े बड़े विद्वानों को देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तमिल माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे। हमारे देश के जितने भी बड़े शिक्षाविद हुए, सारे अपनी भाषा माध्यमों से पढ़े हुए। वर्तमान में हमारे जो अभी पूर्व राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो गए हैं, वेंकैया नायडू जी, वो हर समय मातृभाषा की वकालत करते रहे। हर समय लेख, उनके जो भी लेख आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे, वो सारे मातृभाषा से रिलेटिव लेख हुआ करते थे। अभी हमारी वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि मातृभाषा में जो अधिगम बच्चा करता है वो अन्य भाषा में नहीं कर सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री किस माध्यम से पढ़े हुए हैं, हमारे देश के वर्तमान के उपराष्ट्रपति किस माध्यम से पढ़े हैं, लोकसभा अध्यक्ष किस माध्यम से पढ़े हैं, जो हमारे आज भी सचिवालयों में अधिकारी हैं, जो जजेज हैं, जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, वो किस माध्यम से पढ़े, सब अपनी क्षेत्रीय मातृभाषाओं के माध्यम से पढ़े हुए हैं। और कभी शायद मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी माध्यम को कोसा हो, राष्ट्रपति जी ने कभी किसी माध्यम को कमतर आंका हो। बड़े व्यक्तियों से पूछिए, जो लोग भाषा की समझ को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझते हैं, उनको तो लगेगा कि अगर टेलीविजन में एक कोई भाषा दिखाई जा रही तो शायद लग रहा है कि उसी भाषा के माध्यम से हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। भाषा तो सीखने लिखने में तो आप 1 महीने 2 महीने का प्रशिक्षण ले लीजिए, आप भाषा को सीख जाएंगे। लेकिन गणित, विज्ञान को, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान इत्यादि को कैसे समझ पाएंगे, अन्य विषय को कैसे समझ पाएंगे, जब भाषा का अधिगम, भाषा में आपका पकड़ ही नहीं है, तो उस विषय को कैसे समझ पाएंगे। और वर्तमान में जब हमारी सरकारों के द्वारा ये आदेश किया गया था अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए भी कि अंग्रेजी माध्यम की किताबें आई, तो बच्चों का ये भी एक शैक्षिक ह्रास होने का कारण रहा। तो इससे वातावरण जी बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए होते हैं। हम विद्यालय में शिक्षक उनको वातावरण दे भी दें, तो जब 5-6 घंटे के बाद वो विद्यालय के बाद निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, समाज में जाते हैं, गांव में जाते हैं, किसी शादी कार्यक्रम, विवाह कार्यक्रम में जाते हैं, वहां कौन सा उनको वातावरण मिलता है? अपनी मातृभाषा का। तो बच्चा अपनी माता से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने समुदाय से ज्यादा सीखता है ना। अब स्कूल में कितना सीख लेगा वो 5-6 घंटे में? तो उसको क्या हो रहा है, विषय कठिन लग रहा है। और यद्यपि वर्तमान में अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अधिकतर हिंदी ही चल रहा है, हिंदी माध्यम। जहाँ हिंदी चल रहा वहाँ शैक्षिक गुणवत्ता बन भी रही है, लेकिन जहाँ पे पारिवारिक परिवेश न होने के कारण, ग्रामीण समुदाय का परिवेश न होने के कारण अंग्रेजी की किताबें बच्चों को दे दी हैं, तो उससे उनका हानि हो रही है, उनका शिक्षण अधिगम अच्छा नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि शिक्षक को भी दिक्कत हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है।
शिक्षक को सब अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, सब विशेष योग्यता रखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों का परिवेश न होने के कारण दिक्कत हो रही है। और कल के दिन उन बच्चों के सामने एक चुनौती होगी कि वो हिंदी में भी नहीं समझ पाए उस विषय को, अंग्रेजी में भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत होगी कल के दिन जब प्रतियोगी परीक्षा में वो बैठेंगे, जब कहीं पर साक्षात्कार देंगे, तो ये बड़ी दिक्कत सामने उनके सामने आएगी। यही मेरा कहना है कि कोई भी माध्यम श्रेष्ठ या निम्न अधम नहीं होता है। उस विषय में, उस भाषा में आपकी पकड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि एक भाषा में, आपकी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में आपकी अच्छी पकड़ होगी है, तो तब आप किसी तीसरे विषय को अच्छी तरह समझ पाएंगे, किसी भाषा को समझ पाएंगे। वर्तमान में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बाबा रामदेव जी हैं, जिन्होंने पूरा विश्व में अपना मैनेजमेंट, अपना प्रबंधन कैसे फैलाया है। और एक गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति जो एक भाषा को, दो भाषा को जानता था, हिंदी भी अच्छी तरह नहीं समझता था, आज वो दुनिया की 10-15 भाषाओं को लिखता है, बोलता है, समझता है। तो ये होता है, भाषा कोई बड़ी चीज नहीं है। भाषा को बोलना और लिखना समझना तो बहुत सरल बात है, लेकिन उस भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को समझना और रचनात्मकता, मौलिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ना, कोई वैज्ञानिक आविष्कार करना, वो कैसे करेगा जब तक भाषा की समझ नहीं होगी। तो ये बड़ी चुनौती है। तो इसके बारे में, प्रश्न के बारे में यही मेरा उत्तर है। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही वास्तव सारगर्भित और वास्तव में आपकी बिल्कुल सत्यतापूर्ण ये बात है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये सारी उन्नतियों का मूल है। यदि आप अपनी भाषा की उन्नति करते हैं तो उसी के बाद सारी उन्नतियां वहां से प्रारंभ होती हैं। तो डॉक्टर जोशी सर, तीसरा प्रश्न मेरा आपसे है, उत्तराखंड के साथ ही जो देश में अन्य राज्यों में जो सरकारी शिक्षा की स्थिति है, उसमें कैसे शैक्षिक सुधार आ सकता है, और छात्र संख्या जो घट रही है दिन प्रतिदिन, उसमें कैसे बढ़ोतरी आ सकती है, उसके उपाय क्या हो सकते हैं? बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत समसामयिक प्रश्न आपने पूछा है डॉक्टर बिलवाल जी। देखिए, मैं बड़ा कटु बोलूंगा इसमें, कटु और सत्य होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, कटु सत्य ही होता है। ये हमारा चैनल यही काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बोलिए जी। अब पूरे देश में कहें और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बोले, शैक्षिक यानी सरकारी शिक्षा में गुणात्मक विकास। देखिए, वर्तमान में जो हमारे राजनेता लोग हैं, हमारे अधिकारी लोग हैं, हम शिक्षक समुदाय है हमारा, तो सब लोगों को उचित मानदेय मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं, संपन्नताएं हैं। उसके बाद भी गुणात्मक विकास क्यों नहीं हो रहा है? किसकी जिम्मेदारी है? कहीं कहीं राजनेता, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और शिक्षक वर्ग की जिम्मेदारी है। इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको पढ़ाने के उससे पारिश्रमिक के रूप में, एक वेतन के रूप में अच्छा वेतन मिल रहा है, तो जिम्मेदारी शिक्षक की भी बनती है, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी बनती है अच्छी नीतियां बनाने के लिए, और उस नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए अच्छी एक जिम्मेदारी हमारे अधिकारी की भी बनती है। तो वर्तमान में महोदय, यदि शैक्षिक गुणात्मक विकास करना है, तो मैं तो कहता हूं कि संविधान संशोधन करना पड़े। और यह भी होना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी ट्रेजरी से पैसा ले रहा है, मैं कहता हूं कि इतना तो लोकतंत्र में नहीं हो सकता है कि भाई आपके पास पैसा है बिलवाल जी, आप बच्चे को विदेश पढ़ाएं, लेकिन मैं चाहता हूं हर व्यक्ति अपना प्रमोशन चाहता है, पदोन्नति चाहता है अपने पद से। तो मेरा सुझाव है कि एक नियम बना दीजिए कि कम से कम सरकारी कर्मचारी को, शिक्षक को और राजनेता को भी, कि अपने पद से पदोन्नति तभी मिलेगी जब कम से कम एक बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ये तो बहुत अच्छा बदलाव आता है इससे। और आपको पदोन्नति चाहिए, आपको पदोन्नति चाहिए, और पदोन्नति के कारण आपको एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। और ऐसा तो है नहीं कि दो बच्चे आपके हैं, एक बच्चे को आप सरकारी में पढ़ा रहे हैं, एक को प्राइवेट में, अपनी पदोन्नति के कारण, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, विभेद हो जाएगा। तो अब आप इस स्थिति में क्या करेंगे? या तो अपनी पदोन्नति छोड़ देंगे, बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं दोनों को, या फिर ऐसा करेंगे कि बड़े बेटे को भी और छोटी बेटी को भी आप सरकारी विद्यालय में। और जिस दिन महोदय, जिस दिन शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी और राजनेता के लिए ये नियम आ जाए संविधान में संशोधन कर करके, उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं महोदय। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये नियम तो आना चाहिए, लेकिन आ क्यों नहीं पाता है? इसमें दिक्कतें कहाँ पर हैं महोदय? इसमें हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जो नीति निर्माता लोग हैं, हमारी जो विधायिका है, विधायिका में जो लोग आते हैं, चाहे राज्य की विधायिका हो चाहे केंद्र की विधायिका हो, विधायिका को इस चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि इसका प्रचार प्रसार करें,
और ये विधायिका के जितने भी लोग हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नीचे के नीचे तक, राज्यों तक, सब लोग इस वीडियो को सुने कि कैसे परिवर्तन हो सकता है, कि विधायिका में बैठे हुए लोगों की अगर इच्छा शक्ति बलवती हो जाए तो इसमें किसी का पार्शलिटी, पक्षपात नहीं है। वही शिक्षक के साथ हो रहा है, वही कर्मचारी के, वही राजनेता के, वही अधिकारी के साथ। तो सब, आपको प्रमोशन चाहिए तो आप एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करिए विभाग में, तब आप, जैसे आपको पता होगा सरकारी शिक्षा में जब प्रमोशन होता है पदोन्नति तो सीआर जाती है, 10 साल की 15 साल की सीआर मांगी जाती है। थोड़ा सा मैं और रोकना चाहूंगा, मैं कहता हूँ ऐसा क्यों न कर दिया जाए, सेवा नियमावली में क्यों न जोड़ दिया जाए। यदि आप सरकारी सेवा ले रहे हैं तो आपने बच्चों पालने को यही पढ़ाना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए पूरा तो नहीं किया जा सकता है, ये इसलिए नहीं किया जा सकता, हमारा लोकतंत्र है और मौलिक अधिकारों के अंदर का विषय है। आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चे को हार्वर्ड पढ़ाएं, आप कैम्ब्रिज पढ़ाएं, आप अमेरिका में रख करके अपने बच्चे को पढ़ाएं। लेकिन मेरा मानना है कि सारे बच्चों को पढ़ाए सके, ये तो नियम नहीं बनाया जा सकता है। जी जी, मूल है। लेकिन जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ मोदी, ये मौलिक अधिकार का विषय नहीं है, क्योंकि नौकरी पाना मेरा अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है देना। लेकिन पदोन्नति पाना न मेरा मौलिक अधिकार है और न सरकार का कर्तव्य है। अब आपकी बात स्पष्ट होगी ना, पदोन्नति वाली पदोन्नति, तब आपने पदोन्नति और हर व्यक्ति को पदोन्नति चाहिए। जी जी जी। आपके परिवार में अगर कोई शिक्षक है, अगर प्राथमिक का शिक्षक है, वो भी प्रधानाध्यापक बनना चाहता है, वो भी एलटी शिक्षक बनना चाहता है, कोई एलटी शिक्षक हो तो प्रवक्ता बनना चाहता है, कोई प्रवक्ता है तो प्रधानाचार्य बनना चाहता है। बिल्कुल चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि मैं 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की सेवा एक पद में रह करके करूं। और जब ये लोभ आ जाएगा तो अपने एक बच्चे को सरकारी, और एक बच्चे को नहीं, फिर दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में कराएगा एडमिशन। क्यों कराएगा? क्योंकि दो बच्चों के मध्य वो भेद नहीं कर सकता है कि एक बच्चे को 10,000 प्रतिमासिक शुल्क देकर के पढ़ाए और एक बच्चे को सरकारी सुविधाओं के तहत पढ़ाए। तो अब जिस दिन ये हो जाएगा, जिस दिन आप यदि शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में पहले की तरह यदि खंड शिक्षा अधिकारी का, जिला शिक्षा अधिकारी का, जिला अधिकारी का, यदि विधायक का, सांसद का, आपके गांव के ग्राम प्रधान का, आपके क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों का और सरकारी कर्मचारियों के बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ने लग जाएंगे, बेलवाल जी, आपके शिक्षक के रूप में आपकी भी प्रतिष्ठा में 4 चांद आ जाएंगे और उस विद्यालय में गुणात्मक सुधार स्वतः ही हो जाएंगे। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीओ, सीओ, जिलाधिकारी खुद इंस्पेक्शन में आएंगे और साथ में खाद्य पूर्ति निरीक्षक खाद्य का इंतजाम करने के लिए खुद आएगा। जल विभाग का जी खुद जल की व्यवस्था करने आएगा और जो स्वच्छता से संबंधित टीम है वो खुद स्वच्छता का ध्यान देगी और खुद हम अवेयर रहेंगे। शिक्षक जो हैं वो अवेयर, जागरूक रहेंगे। कभी भी कोई अधिकारी आ सकता है, कोई जनप्रतिनिधि आ सकता है, क्योंकि उसके पाले हुए विद्या सरकार प्राइवेट स्कूल में क्या है, यही तो है। जब प्राइवेट संचालक के बाद आईएएस मिलने जाता है, कोई प्रोफेसर मिलने जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिलने जाता है, तो बड़ी भाई कभी भी अपने बच्चे का जो फीडबैक है उसको लेने के लिए आ सकता है। तो ये है वर्तमान में सरकार के द्वारा महोदय सरकारी स्कूल में खर्च करने के लिए बहुत पैसा दिया जा रहा है। बजट ऐसा नहीं है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की जा रही है, बहुत कुछ है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि पहले क्या था, टाट पट्टी में भी बैठने के लिए नसीब नहीं हुआ करता था और उन्हीं नीचे भूमि में बैठ के लोग बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बने, प्रोफेसर से शिक्षक बने, चिकित्सक बने, अभियंता बने, राजनेता बने। क्या था उस समय? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही था क्या हमारे विद्यालयों में? नहीं था ना, नहीं था, बने, मेहनत थी, क्योंकि और एक सिमिलरिटी, एक समानता थी हर बच्चे में, तो इसलिए बना। तो वर्तमान में ये सारा जो असमानता होगी, इसके कारण कहीं न कहीं जाके पाँव न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है, ये भी स्थिति आ गई है, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो। और मैंने एक लाइन, एक गीत भी लिखा था, उसकी एक पंक्ति में बताऊं, IIT न थे, IIM न थे, एम्स न थे, इधर दून शेरवुड दून जैसे, इन्हीं विद्यालयों से ही पढ़कर सभी अधिकारी, नेता, शिक्षक, सभ्य मानव बने। इन्हीं विद्यालयों से पढ़ करके सब कुछ बने। अर्थात यहाँ न IIT थे, न IIM थे, न एम्स थे, न दोनों शेरवुड जैसे विद्यालय थे, लेकिन फिर भी इन्हीं विद्यालयों से हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी हो, चाहे सशक्त लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे उसके बाद अटल जी हो, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हो, सबने सशक्त नेतृत्व दिया, हमारे देश के विकास के लिए कार्य किया, अच्छे न्यायाधीश बने, अच्छे अधिकारी बने, अच्छे शिक्षक बने। ऐसा नहीं था। तो ये सुधार किया जाना जरूरी है। और जब तक
मौलिक अधिकारों में मैं तो कहूं कि वर्तमान में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए तो एक तानाशाही की आवश्यकता होगी है। जी, कठोर नियम। कठोर नियम, जी और वो कुछ समय के लिए, और 1-2 साल हो जाए फिर सब ढर्रे में आ जाएगा मामला। जी जी तो जब तक हमको अच्छा वेतन लेने के बाद हम दे ना पाए अच्छा, तो फिर कैसे सुधार आ जाएंगे जी शिक्षा जगत में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, चाहे राज्य सरकारें इन विषयों को लागू करें, केंद्र सरकार करे, पूरे देश में कुछ न कुछ तो किया जाना है। अन्यथा बिलवा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि धीरे धीरे विद्यालयों की स्थिति, सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्षीण होगी, उनका स्तर गिरेगा, और एक समय ऐसा आएगा गरीब से गरीब व्यक्ति भी निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए बाध्य होगा, और हमारी सरकार से शिक्षा मुक्त हो जाएगी, और रोजगार खत्म। रोजगार खत्म। और शिक्षक के रूप में भी देखिए, जी अभी वर्तमान में हमारी युवा पीढ़ी इतने बीएड एमएड कर रही है, पीएचडी नेट क्वालिफाइड कर रही है, उसको रोजगार कहाँ मिल पा रहा है। जी हमें उनके लिए भी कार्य करना है, जी सरकारी शिक्षकों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा उनके लिए भी कार्य करना है, उनके लिए भी सोचना है। जी तो यही मेरा कहना था। बहुत ही उत्तम विचार जोशी जी। सभी प्रश्नों के उत्तर आपने हमारे इस प्रश्न मंच में बेबाकी से रखे और अपनी पूरी राय हमको बड़ी ही शालीनता से, गंभीरता से और उत्तम शैली में दी। तो देवभूमि समाचार में ये था आज का प्रश्न मंच। धन्यवाद, नमस्कार।